नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। जब से लद्दाख में भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, उसके बाद से भारत में ये मांग लगातार जोर शोर से उठ रही है कि भारत को चीन से आने वाले सामान का बॉयकॉट करना चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के किसी बहिष्कार का भारत पर बहुत ज़्यादा महंगा असर पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत चीन से आयातित सामान पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। द इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व IAFS अधिकारी मीरा शंकर, जो अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं, और पूर्व IAS अधिकारी अजय शंकर, जो भारत के DIPP यानी औद्योगिक नीति और प्रचार विभाग में सचिव रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर एक लेख लिखा है जिसमें उनका कहना है कि अगर भारत सरकार और भारतीय नागरिकों में इच्छा शक्ति और संकल्प हो तो चीन से आयातित सामान पर भारत की निर्भरता को बहुत कम किया जा सकता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मीरा और अजय शंकर का कहना है कि चीन के साथ लगने वाली सीमा पर अभी पहले मौजूद यथास्थिति बहाल करने के लिए हो रही बातचीत का कोई बहुत संतोषजनक नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद कम है। चीन सीमा पर नाम मात्र ही पीछे हटेगा। अभी कूटनीतिक विमर्श चल रहा है और सीमा पर भी फौज की तैनाती चाक चौबंद है, लेकिन बल प्रयोग का ऑप्शन शायद ही इस्तेमाल हो, यानी गतिरोध लंबा खींचेगा। तो क्या भारत को यह स्थिति स्वीकार कर चुप बैठ जाना चाहिए और सीमा पर चीन के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए? भारत ने विगत 30 सालों में सीमा निर्धारण के सवाल पर चुप्पी साधे रखी, जिससे चीन को सीमा पर अपनी मर्जी करने का मौका मिल गया और इसकी परिणति गलवान घाटी में हिंसा में हुई। भारत को अब ऐसी नीति बनाने की ज़रूरत है जो चीन को सीमा निर्धारण के लिए गंभीरता से बात करने को बाध्य कर दे, और यह समाधान ऐसा होना चाहिए जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। भारत को चीन को साफ साफ कहना होगा कि अगर उसने दोनों को मंजूर सीमा निर्धारण की ओर कदम नहीं बढ़ाया और अभी सीमा पर होने वाली घटनाओं पर हमेशा के लिए विराम नहीं लगाया, तो भारतीय बाजार में उसकी उपस्थिति लगातार कम होती जाएगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की मौजूदगी भारत से बेहतर है, क्योंकि वह ग्लोबल सप्लाई चेन्स की मार्फत विश्व के बड़े बड़े बाजारों से जुड़ा हुआ है, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन गौरतलब ये है कि जिन चीज़ों का आयात चीन से होता है वो सब अन्य देश भी बनाते हैं या बना सकते हैं। वास्तविकता ये है कि भारत में भी जो चीज़ें चीन से आती हैं वो भारत में भी बनती हैं या बन सकती हैं। तो फिर जैसे जैसे इन चीज़ों का उत्पादन भारत में बड़े स्केल पर होगा, कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी, जैसा चीन में हुआ था। हमारा फोकस पहले उन आइटम्स पर होना चाहिए जो भारत में पहले से बनते हैं लेकिन जिनका आयात चीन से बढ़ता रहा है। ऐसी चीज़ों को बड़े स्केल पर बनाने में कीमतों में लगभग 10% की बढ़ोतरी होगी। साथ ही सरकार को चीन पर लक्षित सेफगार्ड ड्यूटी और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने होंगे, जो हमारे स्वदेशी सामान जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के उत्पादकों को प्रोडक्शन और मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद करेंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेक्निकल सहायता और उत्पादन खर्च कम करने में भी सरकार की भूमिका निर्णायक होगी। कुछ चीज़ों जैसे दवाओं के लिए API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, जिनके लिए हम चीन पर निर्भर हैं, ऐसे केसेस में हमें फ़ौरन रॉ मटेरियल के अन्य सप्लायर खोजकर उत्पादन में तेज़ी लानी होगी। इन केसेस में सरकार को एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस में भी मैन्युफैक्चरर्स की मदद करनी होगी ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके। यह कदम देश में बनने वाले उत्पादों के लिए डिमांड तो पैदा करेंगे ही, चीन से व्यापार के चलते हमारे उद्योगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होगी, और कोविड के चलते जो मंदी आई है उससे भी निजात मिलेगी। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की बात करते हैं। इनमें चीन से आने वाली FDI पर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। यह कदम भारत सरकार पहले ही उठा चुकी है। टेलीकॉम सेक्टर में यूनाइटेड किंगडम की तरह भारत को भी निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस महत्वपूर्ण सेक्टर में चीन की दखल ना हो। टेलीकॉम और पावर ग्रिड मैनेजमेंट में हैकिंग का खतरा होता है, इसलिए जब तक सीमा पर एक सर्वमान्य समझौता न हो जाए, चीनी कंपनियों को इस सेक्टर से भी बाहर रखना होगा। चीन की कंपनियों को भारत सरकार, राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसी द्वारा फ्लोट किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के बिड में शामिल किए जाने पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। मसलन जम्मू और कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स की सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट से चीन की कंपनी को बाहर करने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। चीन की फर्म्स को सब कॉन्ट्रैक्टिंग और सरकार द्वारा चीन से उपकरण खरीदने की भी मनाही होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रिटिकल प्रोडक्ट्स की। सोलर पैनल्स और ग्रिड स्टोरेज बैटरीज इस श्रेणी में आते हैं। इनमें
मैन्युफैक्चरिंग में निजी क्षेत्र से निवेश प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को सही यानी कमर्शियली वायबल कीमत पर खरीद के साथ साथ उत्पादन शुरू होने के बाद 5 साल तक फुल वैल्यू एडिशन सुनिश्चित करना होगा। बिडिंग प्रक्रिया में ज़मीन की उपलब्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ती दरों पर बिजली मुहैया करानी पड़ेगी ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे। रिपीट बिड से एक कॉम्पिटिटिव औद्योगिक ढांचा तैयार हो जाएगा और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ेंगे। तो इस तरह कदम दर कदम आर्थिक क्षेत्र में चीन को सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर चीन अपने अड़ियल रवैये पर बना रहता है तो उसे समझ में आ जाएगा कि भारत अब अपने संबंधों में उसके साथ आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और अगर चीन हमारा इशारा समझ लेता है तो फिर दोनों देश मिलकर 21वीं सदी को एशियाई सेंचुरी बना सकते हैं, अन्यथा हम तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेंगे। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस आशा के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।